नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यदि आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी से कक्षा छठी से लेकर 8वीं तक के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कम से कम समय में कैसे इस तैयारी को कर सकते हैं, उसी पर मैं बातचीत करूंगा। आप देखेंगे सिलेबस कक्षा छठी से लेकर 8वीं तक की, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो आपके हिंदी विषय के क्वेश्चन रहेंगे एससीईआरटी और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होंगे। तो एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट हमने डाल दी हुई है, जो कि केबीएस परीक्षा के दौरान हमने बनाई हुई थी। तो आप उसमें छठी से लेकर 8वीं तक कक्षा की जो पुस्तकें लगी हुई हैं, उनको अगर पूरा नहीं देख पा रहे हैं या फिर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम जो चैप्टर्स लगे हुए हैं उनको ध्यान में रखिए। साथ में एससीईआरटी जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड पुस्तकें हैं, उन पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें किसलय भाग 1, 2 और 3 आपको पढ़नी है। इन पर भी हम बातचीत करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस परीक्षा की तैयारी करते हुए यानी कक्षा छठी से 8वीं तक की तैयारी करते हुए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक चैप्टर से आप भली भांति परिचित हो जाएं। कम से कम दिमाग में रखें कि कौन कौन से चैप्टर्स लगे हुए हैं, और जब आप चैप्टर्स को देखेंगे तो लगेगा कि आपने भले कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो, एससीईआरटी नहीं पढ़ी हो, लेकिन कहीं न कहीं उन रचनाओं से, उन रचनाकारों से आपका परिचय रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए, चाहे वो मूल किताब हो, चाहे वन लाइनर बुक हो, उस समय आपने कहीं-कहीं उसे पढ़ा ही होगा। तो तैयारी करते वक़्त आपको ध्यान में रखना है कि बीए स्तर तक आप अपने को तैयार करके रखिए। भले ही हम इन किताबों को छठी से लेकर 8वीं तक की बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो प्रश्न हैं, वो बीए लेवल के पूछे जाएँ। इसके लिए आप 2 महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखिए। एक तो एससीईआरटी, एनसीईआरटी को इस चैनल से पढ़ लीजिए। दूसरा, अपने पास आप हिंदी साहित्य का इतिहास कोई न कोई बुक ज़रूर रखे होंगे, उनको समय-समय पर पढ़ते रहिए चैप्टर के अनुसार, और हिंदी व्याकरण को एकदम से अपना क्लियर करके रखिए। इस चैनल पर भी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, लेकिन आपके पास समय कम है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आप उनको देखिए। समय के अनुसार आप जितना यहाँ से ग्रहण कर लेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा। तो ये कुछ बातें थीं, जिनको कि आपको तैयारी करते-करते ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि भले ही छठवीं से 8वीं तक की बात कही जा रही है, लेकिन आप अपनी तैयारी बीए लेवल का करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास भी समय निकाल कर पढ़ते रहेंगे, व्याकरण को एकदम से मजबूत करेंगे। बाकी एससीईआरटी, एनसीईआरटी की किताबों को भी आप पढ़ते रहेंगे। कम से कम पूरी किताब ना पढ़ पाएँ, तो चैप्टर से आप परिचित हो जाएँ। ये बात 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं शिक्षक भर्ती पे भी लागू हो सकती है। तो अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि छठवीं से लेकर 8वीं तक में एससीईआरटी में हमें क्या-क्या पढ़ना है। एससीईआरटी में एक ही किताब आपको पढ़ना है, उसका नाम है किसलय, जो कि 3 खंडों में बटी हुई है। तो किसलय भाग 1 में क्या-क्या हमें पढ़ना है और क्या-क्या नहीं पढ़ना है, उस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चैप्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। अरमान, जो कि कविता है राम नरेश त्रिपाठी की। तो इस लेक्चर को सुनते हुए पहले तो आपके मन में आना चाहिए रचना, दूसरा किस विधा में है और इसके लेखक कौन है। ये मानकर चलिए कि आपके पास समय कम है, और अगर आप किताबों को नहीं पढ़ पाते हैं, तो कम से कम मोटी-मोटी जो चीज़ें हैं, वो आपके दिमाग में रहें। तो अरमान कविता राम नरेश त्रिपाठी की। अब राम नरेश त्रिपाठी यहाँ पर नाम आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने राम नरेश त्रिपाठी का नाम बिल्कुल नहीं सुना होगा। कहीं न कहीं इतिहास को पढ़ते हुए सुना होगा। तो आपका दायित्व तो बनता है कि इनकी रचनाओं को, जो अन्य रचनाएँ, उनको और फिर जो भी तथ्यात्मक जानकारी है, उनको ज़रूर अपने दिमाग में रखिए। दूसरा चैप्टर लगा हुआ है असली चित्र, जो कि कहानी है, लेकिन ये बिहार बोर्ड द्वारा संकलित की गई है। तो यहाँ पर किसी राइटर का नाम नहीं। तो इसको मान लीजिए आप नहीं भी ध्यान देते हैं तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहला जो चैप्टर है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए।
तीसरा चैप्टर दिया गया है चिड़िया, जो कविता है आरसी प्रसाद सिंह। आरसी प्रसाद सिंह का भी नाम आपने इतिहास को पढ़ते हुए जरूर सुना होगा। चौथा चैप्टर है हॉकी का जादूगर, जो कि संस्मरण है मेजर ध्यानचंद द्वारा। तो हॉकी का जादूगर पूछा जा सकता है कि किस विधा में। हार की जीत, हार की जीत कहानी है सुदर्शन की, और इस कहानी को आपने बिहार बोर्ड में अगर न पढ़े हो तो भी कहीं न कहीं जरूर इसके बारे में सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। तो ये आपके लिए पुरानी रचना है। हार की जीत कहानी के रूप में सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। तुम कल्पना करो कविता गोपाल सिंह नेपाली। बिहार बोर्ड के लिए गोपाल सिंह नेपाली का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे अलग अलग बोर्डों में आप देखेंगे तो कम नाम इनका आता है। तो पहले तो ध्यान में रखिए कि नेपाली किसका उपनाम है और पूरा नाम क्या है, गोपाल सिंह। तुम कल्पना करो इनकी कविता दी गई है। 7वां चैप्टर लगा हुआ है पिता का पत्र पुत्र के नाम। पत्र लेखन में मोहनदास करमचंद गांधी का। मंत्र नाम की कहानी लगी हुई है प्रेमचंद। मंत्र कहानी यूपी बोर्ड में भी जो विद्यार्थी पढ़े होंगे उनको भी पढ़ना था। जब मैं पढ़ता था तो ये कहानी थी, तो मंत्र आप पढ़े ही होंगे। ये कहानी विधा में प्रेमचंद। बाल लीला, बाल लीला कविता सूरदास, जबकि हम जानते हैं कि सूर वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। तो मान लीजिए चैप्टर तो लगा है बाल लीला, लेकिन परीक्षा देने गए आप तो पूछा जा सकता है कि वात्सल्य रस के सम्राट कौन माने जाते हैं, सूरदास। या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन आता है कि अपने अंधी आंखों से कोना कोना झांका है, वात्सल्य रस का कोना कोना झांका है। तो आपको लगेगा कि हम तो पढ़ रहे थे 6वीं से 8वीं तक की बुक, लेकिन ये तो पूछ दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। इसीलिए मैंने कहा कि इन चैप्टर्स को अपने दिमाग में रखते हुए कम से कम हिंदी साहित्य का इतिहास जो बेसिक तौर पर है, जो आपके बीए स्तर का है, उसको जरूर ध्यान में रखिए। अगला जो चैप्टर लगा हुआ है भीष्म की प्रतिज्ञा, एकांकी के तौर पर है वंशीधर श्रीवास्तव। ठीक है, तो भीष्म की प्रतिज्ञा एकांकी वंशीधर श्रीवास्तव, इसको ध्यान में रखिए। सरजू भैया, सरजू भैया कहानी है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की अन्य रचनाओं को भी आप एक नजर जरूर दौड़ाकर देखिए। रहीम के दोहे कविता के रूप में, तो रहीम ही इसको लिखे हैं। 13वां चैप्टर लगा है दादा दादी के साथ, कहानी के तौर पर है नीलिमा सिन्हा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवनी है संकलित रूप में। तो देखिए जो भी संकलित है इसको अगर आप उतना सीरियस भी नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोटे तौर पर आपने भीमराव अंबेडकर के बारे में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, चाहे वो जीएस के दौरान पढ़ा होगा या फिर वैचारिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा होगा। 15वां चैप्टर हो गया भूल गया है क्यों इंसान, कविता के तौर पर है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन की इस कविता को तो पढ़ना ही है, साथ में अन्य जो कविताएं हैं हरिवंश राय बच्चन की उसको भी आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कि इसके बहाने यहां से भी सवाल बन सकते हैं अन्य से। तो भूल गया है क्यों इंसान, कविता हरिवंश राय बच्चन। 16वां चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑस्कर वाइल्ड का, इसको आप अगर स्किप भी कर देते हैं छोड़ देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फसलों का त्योहार, इसको भी आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शेरशाह का मकबरा, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन बसंती हवा पूछा जा सकता है कि बसंती हवा किस विधा में है, कविता है केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल की के जो भी अन्य काव्य संग्रह हैं उनको भी आप ध्यान में रखिए। तो कई विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि हमारे पास कम समय है तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, तो उनके कमेंट्स को देखकर यही लगता है कि वो पहले ही अपना मनोबल गिरा चुके हैं या फिर जिसको कहा जाए कि हथियार डाल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल चैप्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। आप पेज वाइज देखें तो मुश्किल से मुझे ऐसा लगता है कि 100 पेज से कम ही ये किताब है। तो जब आप किसी परीक्षा की तैयारी में उतर रहे हैं तो थोड़ा सा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। फिर भी हमने देखा कि 20 चैप्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन उसमें से मुश्किल से आपके लिए 12 से लेकर 15 चैप्टर ही महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से हैं एक नज़र आप जल्दी से देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि राम नरेश त्रिपाठी, आरसी प्रसाद सिंह, मेजर ध्यानचंद, सुदर्शन, गोपाल सिंह नेपाली, प्रेमचंद, सूरदास, वंशीधर श्रीवास्तव, राम वृक्ष बेनीपुरी, नीलिमा सिन्हा, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल, इनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इनको रखेंगे तो इनके साथ साथ आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास वाला पोर्शन है
वो भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्षतः आप पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये तो हो गया किसलय भाग 1 के ऊपर। अब बात करते हैं कि किसलय भाग 2 जो है, इसमें कौन-कौन से चैप्टर लगे हुए हैं और कौन क्या-क्या आपको ध्यान में रखना है। तो पहला चैप्टर लगा है मानव बनो, कविता है शिव मंगल सिंह सुमन। अब शिव मंगल सिंह सुमन का नाम यहाँ दिया हुआ है, तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमने शिव मंगल सिंह सुमन को हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल में पढ़ा हुआ है। और कोई विद्यार्थी यहाँ तक इस लेक्चर को विश्वास के तौर पर देख रहा है तो मैं चाहूंगा कि वो कमेंट्स करके जरूर बताएं कि शिवमंगल सिंह सुमन को आपने इतिहास में कहाँ पढ़ा है। इनकी जो कविता है मानव बनो, इसको पढ़ना है। नचिकेता कहानी है जो कि कठोपनिषद से ली गई है। तो मान लीजिए आपसे सवाल यह बन सकता है कि नचिकेता कहानी की विषय वस्तु कहाँ से ली गई है। तो आप अगर केवल इस इंडेक्स को भी ध्यान में रख के जाते हैं तो 1 नंबर आप सही कर लेंगे। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा जो कि कविता है माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बिहार बोर्ड की SCERT बुक की, लेकिन पुष्प की अभिलाषा तो आपने इतिहास ग्रंथ में भी पढ़ा होगा और अलग अलग बोर्ड में होंगे, वहां भी पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो मंचों से भी कई बार इसके बारे में सुने होंगे। तो पुष्प की अभिलाषा कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की। दानी पेड़ कहानी है सेल सिल्वरस्टाइन की। तो मान लीजिए इसको आप नहीं भी पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वीर कुंवर सिंह जो जीवनी लिखी गई है, ये भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा है। तो इतिहास में वीर कुंवर सिंह के बारे में आपने थोड़ा बहुत जाना भी होगा। अगर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं गंगा स्तुति जो कि कविता के रूप में है विद्यापति। तो इसको तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर गंगा स्तुति के साथ साथ विद्यापति के बारे में जो अन्य जानकारियां हैं इतिहास में कि कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या फिर विद्यापति से रिलेटेड, हमने 11वीं 12वीं कक्षा के दौरान विद्यापति पर विस्तार से इनके जीवन परिचय के बारे में बता दिया है। इसलिए आप देखेंगे कि चाहे वो 6ठी से लेकर 12वीं तक के लेक्चर अलग अलग रूप में आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि एक दूसरे से समावेशित हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। तो विद्यापति पे उतना ही जानकारी आपको रखना है जितना एक 6ठी से 8वीं को रखना है, 9वीं से 10वीं को रखना है, 11वीं से 12वीं। इसको बांटा नहीं जा सकता, मैं यही बात कहना चाहता हूँ। अगला चैप्टर है साइकिल की सवारी। साइकिल की सवारी जो कि व्यंग कथा है सुदर्शन। इसके पहले भी आपने देखा कि सुदर्शन की एक कहानी आपको पढ़नी थी और यहाँ पर व्यंग कथा के रूप में पढ़ना है। बचपन के दिन संस्मरण में APJ अब्दुल कलाम, बचपन के दिन कलाम जी का पढ़ना है जो कि संस्मरण। वर्षा बहार कविता मुकुटधर पांडे, ये वही मुकुटधर पांडे हैं जिनको कि हम छायावाद के प्रवर्तक या फिर छायावाद शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है, इसके लिए जानते हैं। तो इनकी एक कविता लगी वर्षा बहार। कुंभा का आत्म बलिदान कहानी के तौर पर है, इसका कुछ यहाँ पर लेखक का जिक्र ही नहीं किया गया है। कबीर के दोहे, अब कबीर के दोहे यहाँ पर लगे हुए हैं, तो हम अलग अलग कक्षाओं में कबीर के अलग अलग दोहों को पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमें कबीर के दोहों के साथ साथ कबीर से रिलेटेड अन्य जानकारियों को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका इतिहास वाला पक्ष भी पूरा होता नजर आएगा। जन्म बाधा, जन्म बाधा कहानी है सुधा द्वारा लिखी गई। शक्ति और क्षमा कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। तो यहाँ पर दिनकर की इस कविता के साथ साथ जो अन्य कविताएं हैं दिनकर की, उनको भी आप ध्यान में रखिए। हिमसुख कहानी है शंकर द्वारा लिखी गई। ऐसे ऐसे एकांकी विष्णु प्रभाकर। और आप देखेंगे कि NCERT में भी ये एकांकी लगी हुई। जो विद्यार्थी KBS की तैयारी कर रहे थे उनको याद आ गया हो कि हाँ यहाँ पर है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता है निर्मला पुतुल का। सोना रेखा चित्र कहानी के रूप में महादेवी वर्मा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पूछा जा सकता है कि सोना रेखा चित्र किसके द्वारा लिखा गया, तो महादेवी वर्मा का नाम आपको ध्यान में रखना है। साथ में महादेवी वर्मा के से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं उनको भी बिल्कुल ध्यान में रखिए। वेनसांग की भारत यात्रा, यात्रा वृत्तांत है बेलिंदर एवं हरिंदर धनौआ की। तो मान लीजिए इस चैप्टर को आप नहीं भी पढ़ पाते हैं तो बहुत खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर
इस लेक्चर के माध्यम से थोड़ा भी अगर ध्यान में रखें कि हाँ हमने यात्रा वृत्तांत के रूप में, क्योंकि यात्रा शब्द लगा हुआ है तो यात्रा वृत्तांत हो ही जाएगा, लेकिन बेरिंदर और हरिंदर को आप अगर ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी जो भी चैप्टर यहाँ लगे हुए हैं इनको न भी पढ़ें तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। यशस्विनी कविता है बेबी रानी की, तो बेबी रानी उतनी फेमस लेखिकाओं में मेरे हिसाब से अभी तक नहीं है, लेकिन ध्यान में रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। गुरु की सीख, समय का महत्व, ये सब चैप्टर अब देखने में लग रहा है कि 22 चैप्टर है, लेकिन उसमें से हमने बता दिया कि 5 से 7 चैप्टर तो ऐसे ही है जिसको कि आप स्किप कर सकते हैं, आप नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसले भाग 3 के ऊपर कि भाग 3 में हमें क्या पढ़ना है। भाग 3 है तू जिंदा है तो, कविता है शंकर शैलेंद्र की। ईदगाह, अब देखिए 6वीं से लेकर 8वीं तक कक्षा में ईदगाह आपको पढ़ना है, और ईदगाह आपको यूजीसी नेट में भी पढ़ना है। तो क्या फर्क पड़ता है, इस परीक्षा के लिए भी आपको उतना ही पढ़ना है और यूजीसी नेट के लिए भी उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो ईदगाह कहानी है प्रेमचंद की, जिसको कि आपने अपने अलग अलग बोर्ड में भी पढ़ा होगा और यूजीसी नेट की तैयारी करें तो पढ़े ही होंगे। इस वीडियो लेक्चर को बनाते हुए मेरे मन में एक बात आ रही थी कि आप 6ठी से 8वीं तक की तैयारी बहुत प्रसन्नचित होकर नहीं कर रहे हैं कि मुझे इतना ही दूर तक टीचर बनना है। ये रोजगार या बेरोजगारी का जो दौर है ये आपको मजबूर कर रहा है कि इस कक्षा के लिए हमें टीचर बनना है, नहीं तो हर अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी या फिर जो परीक्षार्थी है अपने जीवन में चाहता है कि वो हायर एजुकेशन में जाए। तो यूजीसी नेट या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी व्याकरण की किताबें आपके पास होंगी ही होंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में लगा दिया गया कि भाई आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ना है, तो इनको आप छोड़कर आगे भी नहीं बढ़ सकते। मान लीजिए आप हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा बढ़िया से पढ़ भी लिए, तो आपके मन का एक कोना है जो आपको बार बार परेशान करेगा कि हमने इनको नहीं पढ़ा है। लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको लगेगा कि चलिए मोटे तौर पर ये तो जानकारी आपने रख ली है कि 6ठी से लेकर 8वीं तक किसले की बुकों में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर लगे हुए हैं। मेरी बात समझ में आप सभी को आ रही होगी और लग भी रहा होगा कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला जो चैप्टर है कर्मवीर, कर्मवीर देखेंगे आप तो परीक्षाओं में ज्यादातर पत्रिका से रिलेटेड आता है कि इसका प्रकाशन किसने किया, क्या किया, लेकिन यहाँ पर देखिए कविता के रूप में जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। बाल गोविंद भगत, रेखा चित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी, तो इसके पहले भी आपने राम वृक्ष बेनीपुरी की एक रचना देखी सरजू भैया, लेकिन यहाँ पर इनकी एक रचना और देख रहे हैं आप जो है बाल गोविंद भगत, रेखा चित्र है और ये केबीएस की परीक्षा में भी लगा हुआ था। हुंडरू का जल प्रपात यात्रा वृत्तांत है, कामता प्रसाद सिंह काम द्वारा लिखा गया है। बिहारी के दोहे कविता है और बिहारी द्वारा ही लिखा गया है, तो पंक्तियों के तौर पर आ सकते हैं दोहे कुछ, और आपने कहीं न कहीं पढ़ा ही होगा इसको। ठेस कहानी लगी हुई है फणीश्वरनाथ रेणु की, तो ठेस कहानी को आपको ध्यान में रखना है। फणीश्वरनाथ रेणु हो गए, प्रेमचंद हो गए, इनको आप इग्नोर नहीं करेंगे। बच्चे की दुआ कविता है मोहम्मद इकबाल की। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी वंशीधर श्रीवास्तव, आपने देखा कि वंशीधर श्रीवास्तव न जाने एससीईआरटी की बुक में इनको ज्यादा स्थान दिया गया। एक आपने देखा इसके पहले भी एक रचना लगी थी वंशीधर श्रीवास्तव की, यहाँ पर भी एकांकी लग गई अशोक का शस्त्र त्याग। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का, तो दिनकर की कविता भी पढ़नी है, दिनकर के निबंध को भी पढ़ना है। कबीर के पद कविता कबीरदास, तो आप देख रहे हैं कि हर किसले में भाग 1, 2, 3 सब में कुछ ऐसे लेखक हैं या कवि हैं जिनको कि पढ़ना ही पढ़ना है, तो इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखे जाइए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। विक्रमशिला निबंध है जो कि अगर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। दीदी की डायरी ये भी संकलित तौर पर है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। पीपल कविता है गोपाल सिंह नेपाली, अब आपके मन में आ गया हो कि पीछे भी हमने गोपाल सिंह नेपाली की एक कविता के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर भी है पीपल। तो गोपाल सिंह नेपाली एससीईआरटी और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर बिहार बोर्ड के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें आप समझ में आने लगी होंगी। दीनबंधु निराला निबंध है आचार्य शिवपूजन सहाय का। खेमा
कहानी संकलित की गई है, नहीं भी पढ़े तो स्किप कर सकते हैं इसको। खुशबू रचते हैं हाथ, कविता है अरुण कमल, इनको तो बिल्कुल आपको पढ़ना है। खुशबू रचते हैं हाथ, अरुण कमल। हौसले की उड़ान निबंध है। जो भी संकलित टाइप के हैं उनको अगर स्किप भी करें तो कोई बहुत ज्यादा आपकी पढ़ाई पर या फिर परीक्षा पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मोटी मोटी चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। झांसी की रानी, अब इनको कैसे छोड़ सकता है कोई, कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान। चिकित्सा का चक्कर, हास्य व्यंग्य बेढब बनारसी का। सुदामा चरित, कविता नरोत्तम दास। ठीक है, नाम यहाँ पर गलत छप गया है लेकिन नरोत्तम दास आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सुदामा चरित्र वैसे रचना के तौर पर भी पूछा जाता है और यहाँ पर देखिए चैप्टर में लगा भी है। राह भटके हिरण के बच्चे, कविता, इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने देखा कि तीनों भागों में मोटे तौर पर औसतन हम देखें तो 20-20 चैप्टर है। ठीक है, 60 चैप्टर हैं, लेकिन इसमें से आप देखेंगे कि आपके लिए 35 से 40 चैप्टर ही क्या है, महत्वपूर्ण है। 35 से 40 चैप्टर महत्वपूर्ण है और 35 से 40 को अपने दिमाग में रखिए। और यहाँ से अगर 10 से 12 भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये मानकर चलिए कि ये जो आपने वीडियो लेक्चर विषय सूची वाला देखा है, ये आपका तर जाएगा, आपका जो कीमती समय है उसका मूल्य निकल जाएगा। तो हमने सोचा कि कम समय में, अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो कम से कम इन चैप्टर्स को आप अपने दिमाग में रखिए और इनके लेखकों को दिमाग में रखिए। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण लेखक हैं, कवि हैं, उनसे संबंधित अन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखिए और अपनी तैयारी का जो लेवल है वो बीए लेवल के को ध्यान में रखते हुए करते रहिए। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।